ये कहानी है 1930 के दशक की, जब एक इंसान कुछ पालतू सांप लेकर फ्लोरिडा आया। फ्लोरिडा के लिए ये प्रजाति बिल्कुल नई थी, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को बदल कर रख दिया। पालतू जीव के रूप में फ्लोरिडा में आए ये अजगर जल्द ही यहाँ के जीवों के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। इन्होंने देखते ही देखते आबादी को खत्म करना शुरू कर दिया। मगर सवाल यह है कि आखिर पालतू अजगरों को यहाँ लाया ही क्यों गया, और आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने फ्लोरिडा में एक नए दुर्भाग्य को ला दिया, और कैसे इन्होंने पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया। चलिए डिटेल्स में जानते हैं। फ्लोरिडा यानी अमेरिका का सनशाइन स्टेट, लेकिन इस सनशाइन स्टेट के जंगलों में एक ऐसी जंग चल रही है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। आज यहाँ का पूरा इकोसिस्टम सांपों की तबाही का शिकार बन गया है। लेकिन यकीन मानिए, ये केवल एक जीव की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी तबाही है जिसका शिकार फ्लोरिडा बन गया है। अगर फ्लोरिडा की बात की जाए तो यहाँ पहले से भी बहुत सारे सांप हैं जो कम खतरनाक नहीं हैं। फिर चाहे वो ईस्टर्न डायमंड बैक स्टेल स्नेक हो, पिग्मी स्टेल स्नेक, पिट वाइपर या कोरल स्नेक, ये सब यहाँ थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सांप आज की कोई नई प्रजाति हैं, ये पहले से यहाँ रहते हैं। मगर पहले इससे एक दूसरा जीव रक्षा करता था, मगर ह्यूमन ग्रीड एंड द नेचर के डिस्ट्रक्शन के कारण वो पूरी तरह से खत्म हो गया, जिससे स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो जीव था कौन सा और वो कैसे खत्म हो गया। वो जानने से पहले बात करते हैं इंसान के एक दूसरे लालच की, जिसने स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। जैसा हमने अभी आपको बताया कि 1930 के दशक में बर्मीज अजगर को साउथ ईस्ट एशिया से फ्लोरिडा लाया गया था। उस समय इन्हें पालतू जीव के रूप में यहाँ लाया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद हर जगह यही सांप नजर आने लगे थे। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरिडा का मौसम इनके प्रजनन के लिए एकदम परफेक्ट था। इसी वजह से इन सांपों ने पूरे इलाके में प्रजनन करना शुरू कर दिया और ये जल्द ही पूरे उत्तर में फैल गए। मगर ये लोकल स्पीशीज के अच्छे पड़ोसी साबित नहीं हुए। इनका अंदाजा 2003 से 2011 के बीच में इन जाइंट स्नेक्स ने यहाँ के जीवों की आबादी को घटाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वहाँ की रैकून आबादी 99.3% तक घट गई। ओपोसम की संख्या 98.9% और बॉबकैट की संख्या 87.5% तक कम हो गई थी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फ्लोरिडा सांप आपदा से पीड़ित हो गया, वो भी एक ऐसी आपदा जो बाहर से आयात होकर आई थी। लेकिन बर्मीज पाइथन ही नहीं, यहाँ पहले से मौजूद जहरीले सांपों ने भी स्थिति को और खराब कर दिया। इनफैक्ट किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब इस मुसीबत से कैसे बचे, मगर फिर उन्होंने उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। इन सांपों से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आया कि क्यों ना जहर को जहर से काटने की कोशिश की जाए। इसके लिए उन्होंने एक खतरनाक लेकिन नेचुरल बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में सोचा। बस फिर क्या था, फ्लोरिडा में ऐसा ही किया गया और इसके लिए फाइनल किया गया एक स्नेक को। मगर प्रॉब्लम ये थी कि ये स्नेक तो पहले ही खत्म हो चुका था। ये कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि ये था ईस्टर्न इंडिगो स्नेक। सुनने में तो नाम काफी शांत और क्यूट सा लगता है, लेकिन इसकी असली ताकत जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सांप देखने में ब्लू शाइनी होता है और इसकी लंबाई पूरे 8 फीट तक होती है। ये अमेरिका का सबसे लंबा नॉन वेनेमस स्नेक यानी गैर जहरीला सांप है। क्या? जी हाँ, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये इंसानों के लिए पूरी तरह हानि रहित मगर जहरीले सांपों का काल है। इनफैक्ट इसकी यही खासियत है कि ये जहरीले सांपों का ही शिकार करता है। ये पाइथन ही नहीं बल्कि कोरल स्नेक, पिट वाइपर, स्टेल स्नेक जैसे स्नेक्स को पकड़कर पूरा निकल जाता है। इसे इन सांप के जहर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाखों साल में इस प्रजाति ने इनके जहर से रेजिस्टेंस विकसित कर ली है। यानी इंसानों के दुश्मन सांपों का नेचुरल एनिमीज अब इंडिगो स्नेक बन चुका है। मगर अफसोस, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे जंगल काटना, खेती, सड़क निर्माण, अनियंत्रित व्यापार के कारण इंडिगो स्नेक की आबादी लगभग खत्म हो गई थी। 1978 में इसे ऑफिशियली एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित कर दिया गया। फ्लोरिडा में तो ये लगभग गायब ही हो गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 2017 में, जब एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसमें सरकार, चिड़ियाघर और कई संस्थाएं एक साथ आए ताकि इंडिगो स्नेक को बचाया जा सके। इन्होंने इंडिगो स्नेक्स को अपनी देखरेख में पाला और फिर इन्हें फ्लोरिडा के जंगलों में छोड़ा। धीरे धीरे आबादी बढ़ाई गई और हर साल 10-10 सांप छोड़े जाते रहे।
2024 तक 200 से ज्यादा इंडिगो स्नेक वापस जंगल में छोड़े जा चुके थे, लेकिन फिर आया 2023 का ऐतिहासिक पल, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि जंगल में जो स्नेक छोड़े गए थे वो प्रजनन कर रहे हैं। यानी इंडिगो स्नेक्स ने फिर से धरती पर अपनी नस्ल को जिंदा रखना शुरू कर दिया। ये संरक्षण की बड़ी जीत थी और इंसानों के लिए राहत भी, क्योंकि अब जहरीले सांपों का एक प्राकृतिक शिकारी खुद ही यहाँ मौजूद था, जो इंसानों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। वैसे अगर इंडिगो स्नेक की बात की जाए तो इतिहास में इंडिगो स्नेक मुख्य रूप से लॉन्ग लीफ पाइन इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन जंगलों में सांपों को खाना और रहने के लिए ढेर सारे बिल होते थे, मगर अब लॉन्ग लीफ पाइन ही कम होते जा रहे हैं। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा था जब लॉन्ग लीफ पाइन के जंगल पूरे दक्षिण पूर्व अमेरिका में वर्जीनिया से लेकर टेक्सास तक फैले हुए थे, वो भी लगभग 9.1 करोड़ एकड़ में। मगर लगातार पेड़ कटाई से अब केवल 30 लाख एकड़ यानी लगभग 3% ही बचा हुआ है, जिसकी वजह से सांपों के आवास और उनके बिल दोनों नष्ट हो गए। दरअसल जैसा कि हम बता चुके हैं कि फ्लोरिडा में शुरू से जहरीले सांप रहते हैं जो लगातार लोगों की जान ले रहे थे, जिसकी वजह से 1950 से 1970 के बीच लोगों ने पॉइजनस स्नेक्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। इसके लिए रैटल स्नेक के बिलों में जहर डाला जाता था, पेट्रोल डाला जाता था, स्मोक बम फेंके जाते थे और जहरीली गैस छोड़ी जाती थी। नतीजा ये होता था कि या तो रैटल स्नेक मारे जाते या फिर बाहर आ जाते। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि तो इंडिगो स्नेक का इससे क्या लेना देना। दरअसल ये सांप अक्सर रैटल स्नेक के साथ ही बिल साझा करते थे, जिसकी वजह से ये भी मारे गए, ठीक वैसे ही जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसके अलावा लीगल पेट्स के व्यापार ने भी इन्हें काफी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इंडिगो नाग काम नेचर एंड यूनिक कलर्स के कारण काफी लोकप्रिय था। इस वजह से हजारों सांप जंगल से पकड़कर बेचे गए, जिससे पहले से संघर्ष कर रही आबादी और घट गई। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ने भी इनके डाउनफॉल में बड़ा रोल प्ले किया। असल में जब इनके एकोमोडेशन बिखर गए तो फूड एंड मेड्स के लिए इन्हें सड़कों को पार करना पड़ता था, जिससे कई सांप गाड़ियों से कुचलकर मर गए। यही वजह थी कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज डिक्लेयर हो चुके थे। लेकिन 2024 में एक बड़ी सफलता मिली। इस संरक्षण कार्यक्रम के दौरान 41 सांप छोड़े गए थे, बट अब ये 200 से ज्यादा हो चुके हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि 2023 में मिली, जब इंडिगो नाग सांप के 2 बच्चे पाए गए। इससे साफ हो गया कि छोड़े गए सांपों में प्रजनन भी हो रहा है। ये 40 साल बाद पहली बार हुआ था कि इंडिगो नाग ने जंगल में प्राकृतिक प्रजनन किया। यानी छोड़े गए इंडिगो नाग केवल जिंदा ही नहीं रहे, बल्कि अपनी नस्ल को आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये केवल संरक्षण परियोजना से जुड़े लोगों की सफलता नहीं थी, बल्कि फ्लोरिडा के आम निवासियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि इंडिगो नाग रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरे पॉइजनस स्नेक्स एंड हार्मफुल क्रिएचर्स को खाकर इकोसिस्टम को संतुलित करते हैं। यानी इन्हें दूसरे सांपों के खिलाफ बायोलॉजिकल वेपन्स कहना गलत नहीं होगा। असल में लंबे डेवलपमेंट सीक्वेंस के दौरान इंडिगो स्नेक ने स्थानीय रैटल स्नेक, पिट वाइपर और कोरल स्नेक के जहर के प्रति पूरी तरह इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी। अब वो इन्हें आराम से खा सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें पता है अब तक आप सोच रहे होंगे कि मुसीबत खत्म, जहरीले सांपों का खात्मा और इंडिगो नाग की वापसी, लेकिन असली जंग अभी बाकी है। सामने अभी भी एक और राक्षस खड़ा है, जिसका नाम है बर्मीज अजगर। जी हाँ, इस पूरी कहानी को बर्मीज अजगर ने बिगाड़ दिया। दरअसल यही वो सांप है जिसे फ्लोरिडा में पालतू जानवर के रूप में लाया गया था। क्योंकि ये प्रजाति स्थानीय नहीं थी, इसलिए इंडिगो नाग ने इनके खिलाफ कोई स्पेशल कस्टमाइजेशन विकसित नहीं किया था। अगर इंडिगो नाग की लंबाई की बात की जाए तो ये 8 फीट है, मगर अजगर 16 से 19 फीट तक होता है। इसका वजन इंडिगो नाग से 10 गुना ज्यादा है। 2023 में एवरग्लेड्स में पकड़ा गया सबसे बड़ा अजगर 19 फीट लंबा और 123 पाउंड वजनी था। 2012 में तो एक ऐसा अजगर भी मिला जिसका वजन 165 पाउंड था। यानी जंग अभी भी जारी है। एक तरफ है इंडिगो नाग यानी सांपों का हत्यारा, और दूसरी तरफ है अजगरों का आतंक। सवाल ये उठता है कि क्या हम इंडिगो नाग को बचाने में कामयाब होंगे, या फिर अजगरों का ये आतंक इन सब पर भारी पड़ेगा। ये रहस्य अभी भी जंगलों की गहराइयों में छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इंडिगो नाग इतने जहरीले सांपों को खा सकता है, तो ये तो इस अजगर को भी खा जाएगा ना। इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया, पाइथन 19 फीट तक लंबे और 120 पाउंड से भी भारी हो सकते हैं। लेकिन इंडिगो नाग के पास एक खास चाल है। ये छोटे पाइथन को खा जाता है, जिससे उनकी आबादी पर नियंत्रण रहता है। इतना ही नहीं, ये चूहा, चूहिया और कॉटन रैट यानी सिग्मोडोन हिस्पाइडस जैसे जीवों को भी खा जाता है। कॉटन रैट की बात की जाए तो ये एक ऐसा जीव है जो इंसानों तक वायरस फैला सकता है और फसलों को बर्बाद कर देता है। यानी इंडिगो नाग केवल जंगल का संतुलन नहीं बनाए रखता, बल्कि इंसानों की जिंदगी भी बचाता है। इसी वजह से इंडिगो नाग को कीस्टोन स्पीशीज माना जाता है। कीस्टोन स्पीशीज की बात की जाए तो ये एक ऐसा जीव होता है जिसके गायब हो जाने से पूरा इकोसिस्टम बिखर सकता है। इसके बिना पूरा इकोसिस्टम गिर सकता है। इसकी मौजूदगी बताती है कि जंगल सही हालत में है और इसकी वापसी का मतलब है कि प्रकृति फिर से सांस ले रही है। मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इंडिगो नाग की किस्मत जुड़ी हुई है एक और ऐसे जीव से जो है गॉफर टॉर्टोइज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बला है। अरे ये कोई खास या असाधारण जीव नहीं, बल्कि कछुए होते हैं। ये कछुए जमीन में गहरी सुरंग बनाते हैं और इन्हीं सुरंगों में इंडिगो नाग अपना घर बनाता है, ताकि उसे गर्मी, ठंडक और आग से राहत मिल सके। हर मुश्किल से बचने का ठिकाना इन्हीं सुरंगों में मिलता है। यानी अगर गॉफर कछुए नहीं होंगे तो इंडिगो नाग भी जिंदा नहीं रह पाएगा। मगर समस्या ये है कि गॉफर कछुए भी संकट में हैं। उनके अंडे और बच्चे शिकारियों के आसान निशाने बन जाते हैं। और असली खतरा है रेड इंपोर्टेड फायर एंट। ये छोटी सी चींटियां नवजात कछुओं पर हमला करके उनका पूरा घोंसला खत्म कर देती हैं। इसके अलावा जंगली कुत्ते, बिल्लियां और इंसानों की तस्करी ने इन्हें और भी मुश्किल में डाल दिया है। 2007 से ही ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में है। हालांकि उम्मीद अभी भी जिंदा है। फ्लोरिडा में खास प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं ताकि जंगलों को सुरक्षित किया जा सके, नियंत्रित आग को मैनेज किया जा सके और कछुओं को सुरक्षित जगहों पर लाया जा सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डिज्नी वर्ल्ड का प्रोजेक्ट, जहां हजारों गॉफर कछुओं को नई जिंदगी मिली है। यही वजह है कि आज भी इंडिगो नाग और गॉफर कछुओं दोनों का भविष्य चमकदार दिखता है। दोस्तों, तो ये थी कहानी फ्लोरिडा के जंगल की। देखा आपने, एक तरफ इंसान का लालच जिसने यहाँ पाइथन छोड़कर पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया, और दूसरी तरफ इंसानी समझदारी जिसने इंडिगो नाग की मदद से इस संतुलन को वापस लाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम वक्त रहते इस नाजुक संतुलन को बचा पाएंगे, या फिर फ्लोरिडा का जंगल हमेशा के लिए इस खतरे का घर बन जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।